राजनीति विज्ञान बी अंतिम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर। और आज का जो चैप्टर है वह है गुटनिरपेक्षता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गुटनिरपेक्षता है क्या। अवधारणा, जो कंसेप्ट आया है गुटनिरपेक्षता का, वह वास्तव में उसका बेस क्या है। तो हम थोड़ा सा इसके इतिहास में जाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। पिछले चैप्टर में आपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा। शीत युद्ध के बारे में आपने जो तथ्य पढ़े थे, उन शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता शुरू होने का सबसे बड़ा कारण शीत युद्ध ही था। शीत युद्ध के दौरान आपने देखा कि किस तरह से विश्व दो शक्तिशाली गुटों में विभक्त हो गया था। दो अलग अलग नीतियों, दो अलग अलग विचारधाराओं, जिसमें एक पूंजीवादी विचारधाराओं का गुट था, एक साम्यवादी विचारधाराओं का गुट था। और उन दोनों ही गुटों ने धीरे धीरे ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया था कि शीत युद्ध के टाइम में किसी भी समय विश्व में तीसरे युद्ध की एक आशंका पैदा हो गई थी और शस्त्रीकरण अपने चरम पे था। विश्व के अनेक छोटे छोटे राष्ट्र दोनों गुटों में शामिल होकर उनकी मैत्री संधियों और सैनिक संधियों का हिस्सा बन चुके थे। और ऐसे समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए अनेक छोटे छोटे नव देश आशंकित हो गए थे अपनी स्वतंत्रता को लेके। अगर वो किसी एक गुट में शामिल नहीं होते तो उनका अस्तित्व खतरे में था। लेकिन ऐसे समय में गुट निरपेक्षता की अवधारणा उत्पन्न हुई। अनेक ऐसे देश थे जो कि चाहते थे कि वह किसी भी प्रकार की सैनिक प्रपंच में या सैनिक प्रतिस्पर्धा में, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में ना पड़ के अपने देश का विकास करें। उनकी प्राथमिकता थी कि अपने देश को आज के वर्तमान विश्व के साथ कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और वह तभी संभव था जबकि वह इस शस्त्रों की होड़ वाले गुटों में शामिल ना हो। तो इस तरह से गुटनिरपेक्षता की अवधारणा उत्पन्न हुई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य ही गुटों की राजनीति से दूर रहना था। यानी वह दोनों गुटों के साथ मैत्री रखना चाहता है, किसी भी एक गुट के साथ सैनिक संधियां ना करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास करेगा। इस तरह का गुटनिरपेक्षता का जो मुख्य आधार बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में कहा था कि हम अपनी इच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे। उनका आगे ये कहना था कि जहाँ तक संभव होगा हम गुटों की शक्ति राजनीति से दूर रहेंगे, क्योंकि गुटबंदी से पहले भी 2 विश्व युद्ध हो चुके थे और एक बार फिर अधिक भयंकर दुर्घटना हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस गुटों की शक्तियों से दूर रह के तीसरे युद्ध की संभावना को भी क्षीण करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को निभाते हुए पंडित नेहरू ने अपनी बात कही थी कि भारत किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को एक सकारात्मक तटस्थता कहा जा सकता है। अर्थात गुटनिरपेक्षता का मतलब किसी गुट से दूरी बनाना नहीं है, एक बराबर दूरी। ना तो किसी गुट के साथ शामिल होंगे और ना ही किसी गुट के साथ अलग से मैत्री करेंगे। यानी उनसे हम किसी तरह का कांटेक्ट नहीं काटेंगे, लेकिन दोनों ही गुटों के साथ एक सामान्य व्यवहार, बराबर का व्यवहार बनाए रखेंगे। यही गुटनिरपेक्षता है। अनेक बार गुटनिरपेक्षता को एक तटस्थता का कहा गया है, लेकिन तटस्थता और गुटनिरपेक्षता में यही फर्क है कि तटस्थता का मतलब होता है दोनों गुटों से एकदम से दूरी बना लेना। इसमें दोनों गुटों से दूरी बनाना या संबंध विच्छेद करना नहीं है, बल्कि दोनों ही गुटों में शामिल ना रहते हुए एक तीसरे गुट की तरह दोनों ही गुटों से बराबर के सामान्य संबंध बनाए रखना ही गुटनिरपेक्षता है। तो इस गुटनिरपेक्षता की अवधारणा जो थी वह मुख्य रूप से अपनी एक स्वतंत्र सोच, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को विकसित करने की थी। और इसमें किसी भी गुट के साथ शामिल या संलग्न होना नहीं था। कोई भी गुट
गुटनिरपेक्ष देशों का मानना था, या गुटनिरपेक्ष अवधारणा को मानने वाले देशों का मानना था कि हम स्थायी रूप से किसी भी एक गुट के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, उनके साथ किसी भी गुट के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे, और दोनों ही गुटों के साथ हम एक सामान्य व्यवहार रखेंगे, बराबर का व्यवहार रखेंगे। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में करते हैं, किस तरह से ये गुटनिरपेक्षता की अवधारणा या गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले भारत की पहल पर हुई 1961 में, और औपचारिक जो बात है, या इसकी हम एक इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता या जो उसके जो अगवा थे वो कौन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने वाले एक तिकड़ी थी, त्रिदेव जिनको कहा जाता है। 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे उसमें, भारत के तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। यानी नेहरू, टीटो और नासिर, ये तीनों ही इस अवधारणा को शुरुआती दौर में आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था, उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। किस देश को आमंत्रित करना है और किसको नहीं, इसका निर्णय तीनों ही ने, नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर लिया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देशों को शामिल करने के 5 मापदंड निर्धारित किए गए थे। उसमें जो सबसे पहला था वह था, जो भी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ रहेगा या गुटनिरपेक्षता को मानेगा, वह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की विदेश नीति पर स्वतंत्र आचरण करता हो, पहली चीज। दूसरा, संबंधित देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करेगा। तीसरा, संबंधित देश शीत युद्ध से किसी भी तरह का संबंध ना हो, यानी वह किसी भी गुट में शामिल ना हो। चौथा, संबंध देश जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनना चाहेगा, वह किसी भी महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय संधि न करेगा या न की हो, वह व्यक्ति बन सकता है, वह देश बन सकता है। और पांचवा जो है, उस देश की भूमि पर कोई भी विदेशी सैनिक अड्डा स्थापित ना किया गया हो। तो इस तरह से इन मापदंडों के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के प्रारंभ में 25 देश इसके मेंबर बने थे। कालांतर में गुटनिरपेक्षता में बहुत सारे परिवर्तन आए। वर्तमान में लगभग 120 देश इसके सदस्य हैं और इसकी संख्या और बढ़ रही है। गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियों को हम बाद में अगले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से गुटनिरपेक्षता, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, उसने विश्व राजनीति पर किस तरह से प्रभाव डाला, उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही। यहाँ पे हम ब्रीफ में एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संगठनात्मक ढांचा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या है, किस तरह से ये काम करता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गुटनिरपेक्ष देशों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन का या इस गुट का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, यानी कहीं पे इसका कोई परमानेंट हेड ऑफिस जैसा कुछ भी नहीं है। और इसके काम करने का जो तरीका है वह मुख्य रूप से 3 इंस्टीट्यूशंस उनके हैं, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है समन्वय ब्यूरो, कोऑर्डिनेशन ब्यूरो। कोऑर्डिनेशन ब्यूरो के थ्रू ही गुटनिरपेक्ष देश आपस में विचार विमर्श करते हैं, और कोऑर्डिनेशन ब्यूरो को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मुख्य या जो एग्जीक्यूटिव आर्म कहा जाता है, मुख्य भुजा कहा जाता है काम करने का। इसको आप पढ़िएगा किस तरह से ये इसके सदस्य बनते हैं। जितने जो सदस्य देश हैं उनमें से समन्वय ब्यूरो के सदस्य बनाए जाते हैं, और समन्वय ब्यूरो क्या काम करता है। इसके बाद विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है। जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती रहती है। जो सम्मेलन होता है उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मापदंड है उनको तय किया जाता है, और उसके अलावा कौन से कार्य है उन पे कार्यसूची तैयार की जाती है। इसके अलावा कौन से देश जो बनना चाहते हैं, उसके नए सदस्य बनना चाहते हैं, उनके मापदंड तय करके उन पर विचार विमर्श किया जाता है, किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। ये समय समय पर होते रहते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है वह है शिखर सम्मेलन, समिट कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं।
ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे बड़ा अधिवेशन है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ये होता है सामान्य काल में। और इसमें जैसे कि शिखर यानी टॉप, इसमें सदस्य देशों का जो शिखर है यानी टॉप के जो लीडर्स हैं, हेड जो होते हैं, मुखिया जो होते हैं, वह मुखिया भाग लेते हैं। और इसमें निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। वास्तविक जो निर्णय है वो शिखर सम्मेलनों में ही लिए जाते हैं। अब तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पहला बेलग्रेड में हुआ था, उसके बाद 17वां और अभी 18वां भी हो गया। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल करके देख सकते हैं शिखर सम्मेलनों के बारे में डिटेल्स, अगर आप जानना चाहें। तो इस तरह से जो कंसेप्ट है वो हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समझा आज। उसके बाद अगले चैप्टर में हम इसकी जो अचीवमेंट्स हैं और इसमें जो इसके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही है ना, द रोल ऑफ इंडिया, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।